जरा फटाफट से कोविड-19 की खबर से आपको रूबरू करवाए और साथ साथ आपको बताया कि आईसीएमआर ने क्या कुछ अपने फैसले के हवाले से कहा है। रहमत जरा फटाफट से बता दीजिएगा। पहले ये जो 15 अगस्त की डेडलाइन आईसीएमआर ने वैक्सीन के हवाले से दी थी, उसमें वजाहत आई है। वो वजाहत क्या कुछ है, ताकि हमारे नाजरीन को भी इस बारे में इत्तला हो कि वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। जी देखिए, बिल्कुल हम इससे पहले कि आपको आईसीएमआर की तरफ से जो सफाई पेश की गई वो बताएं, आपको बता दें कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 6.5 लाख से तजावुज कर चुके हैं। ये तादाद अब तक के 6.5 लाख से ज्यादा है। अब से कुछ देर बाद हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा तौर पर 24 घंटों के हाल अहवाल बताए जाएंगे, नई तादाद बताई जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, लेकिन आईसीएमआर की तरफ से जो सफाई दी गई है, आईसीएमआर की तरफ से पहले कहा गया था कि 15 अगस्त को हम लॉन्च कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन, लेकिन अब जो माहिरीन हैं, जो एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि इतनी आसानी से वैक्सीन नहीं बन जाता और इस तरह से ऐलान करके वैक्सीन मार्केट में नहीं उतारा जा सकता। उस पर बाकायदा तौर पर सफाई दी गई है आईसीएमआर की तरफ से, और आईसीएमआर ने डट कर कहा है कि ये रेड टेपिज्म जिसे हम कहते हैं अफसरशाही, उसको खत्म करने के लिए ऐसा कहा गया है। इसका मतलब साफ है कि आईसीएमआर की कोशिश है कि जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार हो, चूंकि हमारी एक बड़ी आबादी है, उस आबादी को देखते हुए और फिर हमें ट्रायल के लिए भी भेजना है, उसको भी देखते हुए हमें जल्द से जल्द कोशिश करनी है कि वैक्सीन तैयार हो। इसीलिए ये एक डेडलाइन तय की गई 15 अगस्त के, कि 15 अगस्त को हम वैक्सीन लॉन्च करेंगे। और जो लोग इस पूरे प्रोसेस में जुड़े हुए हैं वैक्सीन बनाने में, उन लोगों पर ये एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश है, उनकी जिम्मेदारी का उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश है, ताकि वो वक्त पर जितना ज्यादा मुमकिन हो सके, जितना जल्दी मुमकिन हो सके और जितना सही मुमकिन हो सके कदम उठाए और काम करें, ताकि जल्द से जल्द आईसीएमआर की ये मुहिम रंग लाए और कोरोना की इस लड़ाई में हिंदुस्तान उन तमाम ममालिक से आगे निकल जाए जो इस वक्त वैक्सीन बनाने की तैयारी में, वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले कि यह सेहरा किसी और दुनिया के मुल्क पर के सर न जाए, हिंदुस्तान चाहता है कि इसमें बाजी मारे, और हिंदुस्तान की कोशिश है, आईसीएमआर की कोशिश है कि इस बार की इस महामारी के दौर में, इस पूरी लड़ाई में सबसे पहले हिंदुस्तान इसमें हथियार तैयार करे वैक्सीन की शक्ल में। इसीलिए यह फैसला, ये ऐलान किया गया था कि 15 अगस्त तक के वैक्सीन तैयार कर लिया जाएगा। चलिए, इसके साथ साथ कल मरकजी वजारत दाखिला और वजारत सेहत की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस भी आई हैं, और रिवाइज्ड होम आइसोलेशन गाइडलाइंस के तहत मरकजी वजारत सेहत की तरफ से कहा गया है माइल्ड, वेरी माइल्ड और एसिम्टोमेटिक, 3 कैटेगरियां, माइल्ड, वेरी माइल्ड और एसिम्टोमेटिक पेशेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर अंदर उनका ट्रीटमेंट हो, यानी उन्हें अगर आइसोलेट करना तो सिर्फ 10 दिन, 10 से 12 दिन जो 15 दिन का था उसको हटा के, या 14 दिन का जो था उसको सिर्फ 10 दिन कर दिया, और 10 दिन के बाद उनको फिट सर्टिफिकेट देनी चाहिए, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा उनके ऊपर यह वायरस जो है वो नहीं रह सकता है। बल्कि इसमें और भी जो तरमीम की जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि इसको अगर आप पहले ही 1 हफ्ते यानी 3 से 5 दिन के अंदर अंदर देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, और 2 दिन जो है वो बच सकते हैं। तो ये तो मरकजी वजारत की तरफ से जो कहा गया था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात हम करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि 100 से ज्यादा केसेस हमारे सामने आए हैं, और कल भी हमने देखा कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक कोविड पेशेंटों की तादाद जो है वो बढ़ रही है, अमवात भी लगातार हो रहे हैं, और 127 का आंकड़ा जो है वो हमने पार कर लिया है। तो ये जो सूरत हाल है, ये इंतहाई संगीन सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। एक तरफ से हम ये लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारा रेशियो जो है ठीक होने का वो बतदरीज बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार ये देख रहे हैं कि केसेस ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, और उसमें अमवात भी सबसे ज्यादा हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर नवीद नजीर एचओडी हैं चेस्ट डिजीज अस्पताल श्रीनगर के अंदर, और फोरफ्रंट पर इस पूरे मामले पर है, और खुलकर इस पर बात करते हैं कि किस तरीके से हमने एहतियाती तदाबीर जो है वो उठाने होंगे। डॉक्टर नवीद नजीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही है कि पिछले दिनों का जब मैं फिगर्स देख रहा हूं तो हर दिन रिपोर्ट जो है वो ये आ रही है कि जनाब लोग इस वजह से मारे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और केसेस भी जो है वो बढ़ रहे हैं। कि इसके पीछे क्या कुछ, अगर इतना ज्यादा एहतियात बरता जा रहा है, इतने ज्यादा रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है, उसके बावजूद भी ये जो फैलाव है वायरस का ये हो रहा है, इसके पीछे क्या कुछ आप मान रहे हैं? और उसके साथ साथ एक थेरेपी का काफी जिक्र दिल्ली के अंदर हम सुन रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी, जिसको लेकर यह माना जा रहा है कि जनाब इससे
हम बीमारों की जान को बचा सकते हैं कोविड 19 के पेशेंट। अगर हमारे पास शरह सबसे ज्यादा है ठीक होने वालों की, तो हम इस थेरेपी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? डॉक्टर साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 डॉक्टर साहब, ये क्या जी जी आवाज आ रही है? आप सुन रहे हैं मुझे? जी 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 जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो हम केसेस की अगर हम बात करें, जो ये हमारा लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि हमारे केसेस जो है वो नेचुरली बढ़ेंगे क्योंकि लोग बाहर आएंगे। लेकिन लॉकडाउन तो एक टेम्पररी एक फेज था, वो ईज आउट हो गया। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो लॉकडाउन के बाद जो हमें एहतियात बरतने की जरूरत थी लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि उस पर हम पूरा अमल कर रहे हैं। यानी कि जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल गैदरिंग्स पे अवॉइड करना, ये हम मुझे नहीं लगता है कि प्रैक्टिकली इसमें लोग इस पे अमल कर रहे हैं। कि कोरोना का इन्फेक्शन जो है शायद खत्म हो चुका है, क्योंकि जो बाहर लोग आ रहे हैं तो मेजॉरिटी अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, जैसे पहले भी हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो थे वो या तो माइल्ड सिम्टम्स में मुबतला होते थे या एसिम्प्टोमेटिक होते थे। जो यही बंदे जो ये इन्फेक्ट हो सकते हैं बाहर, यही फिर दूसरे लोगों से मिलते हैं, या अपने घर की तरफ जाते हैं, या अपने बुजुर्गों से मिलते हैं, या ऐसे किसी मरीज से मुलाकात होती है जिसको कोई कोमोर्बिड कंडीशन होती है या उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, तो वो इसकी जद में आ जाता है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे अस्पतालों में भी पेशेंट्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस टाइम निमोनिया के केसेस में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है, जो इस टाइम ऑफ द सीजन में बहुत कम होता था, जून जुलाई के सीजन में। तो इसमें फिर हम जब अस्पताल में ऐसे पेशेंट आते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है, उनकी टेस्टिंग होने पे उनको फिर पॉजिटिव पाया जा रहा है। इस वजह से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारी जो नंबर ऑफ केसेस इस टाइम अस्पताल में है तो वो बहुत ज्यादा है, और इसमें सीवियर केसेस की भी तादाद ज्यादा है। अगर मैं अपने सिटी अस्पताल की बात करूं, हमारे करीब 4-5 पेशेंट इस टाइम वेंटिलेटर पे हैं, और करीब 50 से ज्यादा पेशेंट हैं वो ऐसे हैं जो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल जो कम्युनिटी में कितने केसेस होने के इम्कानात हैं। तो लॉकडाउन इसका सोल्यूशन नहीं है। मैं लोगों से यही इल्तिजा करता हूँ कि जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है, बस सभी अपने काम काज पे जाएं, अपने बिजनेस जो भी करना है वो करें, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर है जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वो अशद जरूरी है इस बीमारी को या इस इन्फेक्शन को ज्यादा फैलने से। और दूसरा सवाल आपने पूछा प्लाज्मा थेरेपी देखिए इस पे काम चल रहा है। जैसे हमने गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी थी, तो उसमें भी हमने रिगार्डिंग क्वारंटाइन, रिगार्डिंग डिस्चार्ज जो नई पॉलिसीज आ रही हैं, या रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस, सीवियर केसेस में उसकी गाइडलाइंस करीब तैयार हो चुकी है और वो गवर्नमेंट को सबमिट हो रही है। उसमें भी हमने प्लाज्मा थेरेपी को एडवोकेट किया है और इस पे काम चल रहा है। हमारे डोनर्स भी करीब रेडी हैं। बस इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज कुछ होती हैं ये स्टार्ट करने से पहले, जैसे पहले गवर्नमेंट की क्लियरेंस भी आ जाएगी, और सेकंड इसमें इंस्टीट्यूशन जहाँ पे ये प्लाज्मा थेरेपी का एहतमाम किया जाता है वहाँ की इथिकल कमेटी जो होती है उसको क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ एथिकल इश्यूज भी आते हैं। तो इंशाल्लाह ये कुछ दिनों की बात है, तो इंशाल्लाह जब ये पूरा हो जाएगा या गाइडलाइंस पास हो जाएंगी तो उसके बाद इंशाल्लाह ये प्लाज्मा थेरेपी का एहतमाम हम यहाँ पे कश्मीर में भी अमल ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद नजीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल क्या कुछ अस्पताल के अंदर है, डॉक्टर नवीद नजीर साहब बता रहे थे। प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से कोशिशें तेज कर दी गई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अप्रूवल अवेटेड है, डोनर्स तैयार है। ये चीजें इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जरूरी है क्योंकि अमवात लगातार हो रही है। 127 के करीब लोग मारे गए हैं कोविड-19 की वजह से, और हर दिन 100-150 के करीब केसेस जो है वो हमारे सामने। हिलाल भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और उसके बाद ताजा फिगर जो अभी ICMR की तरफ से और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए हैं, रहमत आपको जरूर बताएंगे। हिलाल फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा। पहले कल जब हम देख रहे हैं तो मजीद केसेस हमारे सामने है, लेकिन लद्दाख से अच्छी खबर आ रही है कि वहां पर रिकवरी रेट जो है वो 82% तक आ गया, लेकिन नए केस वहां पर भी आए हैं, 4 नए केस आए हैं। और कल की जब हम बात करते हैं
तो टेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन सोपोर आते आते खबर यह भी आई कि लोग जब डॉक्टर वहां टेस्टिंग के लिए गए और पुलिस अमला उन लोगों को जिनको क्वारंटाइन करना था वहां पहुंचे तो उनके ऊपर पथराव किया गया। क्या अभी भी इस कौम को यह समझ नहीं आ रही है कि किस मुसीबत से हम लड़ रहे हैं और इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है? देखिए गौर, ये मुतअद्दिद जगहों पर सुपोर की बात नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि जो कोकरनाग है वहां पर भी इसी तरह की शिकायतें आई हैं। बारामूला से भी कुछ एक जगह पर ऐसी शिकायतें आई, यहाँ तक कि टंगमर्ग में भी ऐसा कुछ हुआ था। हालांकि पूरे कश्मीर के अंदर ऐसे भी अभी लोग हैं जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का अमल जो जारी है उससे बच रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि अगर वो पॉजिटिव निकलेंगे तो शायद उनका नाम जो समाज में खराब हो जाएगा, लेकिन अभी ये ऐसा वक्त नहीं है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो कोशिशें गवर्नमेंट की जानब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से की जा रही है, इसमें हर किसी को ताउन दिया जाना चाहिए, क्योंकि इतना भी है कि ये हर जगह पर नहीं है, बल्कि लगभग 90% जो कश्मीर की आबादी है उनने इस हवाले से कॉपरेट किया है। लेकिन जो 5-10% ऐसे भी लोग हैं जो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से न सिर्फ पूरे समाज का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है, बल्कि ये 5-10% एक बड़े उबाल की जानब जो है इस जम्मू कश्मीर को ले जा सकते हैं। तो इसमें ये जो अवेयरनेस वाला मामला है सरकार तो अपनी तरीके से कर रही है, तो क्या मिनहसुल कौम अब सबको इस बात के लिए सामने आना पड़ेगा कि भैया ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, इस हवाले से सभी जब हम विलेज हेड्स की बात करते हैं, मोहल्ला सोसाइटीज की बात करते हैं, वो भी तो अपने हिसाब से हर किसी को समझा रहे हैं। गवर्नमेंट मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स के जरिए, एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से, डॉक्टर्स अपने हिसाब से, हर किसी को समझा रहा है। इनफैक्ट जो लोग इसमें अभी इन्वॉल्व है, जो बच रहे हैं, वो भी ये जानते हैं कि उनका जो है टेस्टिंग के लिए जाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्वारंटीन जाना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि जो लोग क्वारंटीन जाते हैं उस चीज से वो बचने लगे हैं। चाड़ूरा के अंदर अगर आपने रिसेंटली देखा होगा, वहां पे लोगों ने इस हवाले से प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें क्वारंटीन के लिए लिया जा रहा है, लेकिन वहां पर घर में उनकी कोई नहीं होता है, जो फिर वहां चोरी भी होती है या बाकी चीजें होती हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से अगर देखा जा सकता है तो शायद फिर ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो अमल है इसमें किसी न किसी हद तक बेहतरी जो है वो आ सकती है। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से रहमत, अब आपको नए आंकड़े बताएंगे जो मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी कर दिए गए कि किस तरह से पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 का कहर पूरे मुल्क के अंदर देखने को मिला। जी रहमत। जी देखिए, बिल्कुल कोरोना वायरस का कहर हिंदुस्तान में जारी है, लेकिन इस बीच आईसीएमआर की तरफ से एक बड़ी तादाद बताई गई और ये तादाद उन लोगों की है या वो तादाद है जिसको लेकर के आप इत्मीनान की सांस ले सकते हैं। गुज़श्ता कई महीनों से बाज़ाब्ता तौर पर आईसीएमआर पर, हिंदुस्तान की सरकार पर और हेल्थ मिनिस्ट्री पर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि टेस्टिंग फैसिलिटी में इजाफा किया जाए। और अब हमारे सामने इस वक्त जो आईसीएमआर की तरफ से आदाद शुमार जारी किए गए हैं और वो इस वक्त बता रहे हैं कि अब तक हिंदुस्तान में 97,89,066 टेस्ट हो चुके हैं। अब तक के सैंपल लिए गए, टेस्ट हुए हैं, और उसमें अगर कल की बात करें गुज़श्ता 24 घंटे की, तो 24 घंटे में 2,48,934 सैंपल लिए गए और टेस्ट हुए हैं। तो ये तादाद हम बता रहे हैं कि 2.5 लाख अब डेली टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट सैंपल लिए जा रहे हैं और टेस्टिंग का अमल अंजाम पा रहा है, ये रोजाना की बुनियाद पर। एक और रिसर्च इस बीच ये भी आई है कि करीब 78% वो मरीज हैं हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के जिनकी उम्र 50 साल से कम है। ऐसे में ये भी याद रखने वाली बात है कि इस 78% मरीजों में 60% ऐसे मरीज हैं जो बैक वक्त कई बीमारियों से मुतासिर हैं। सिर्फ उनको कोरोना ही नहीं बल्कि कई और दूसरी बीमारियां भी उनको लायक है। ऐसे में हिंदुस्तान की तरफ से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो कोशिशें की गई हैं वो आईसीएमआर की तरफ से हमने आपके सामने रख दी कि आईसीएमआर की तरफ से कहा गया कि एक दिन में हमने गुज़श्ता 24 घंटे में 2,48,934 टेस्ट सैंपल लिए और उसको टेस्ट किया, और अब तक जो तादाद हिंदुस्तान में मजमूई तादाद टेस्टिंग की जो बन रही है वो 1 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है, चूंकि 97,89,066 अब तक के पूरे हिंदुस्तान में टेस्ट हो चुके हैं। तो ये हिंदुस्तान की टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत तेज कर दी गई है, ये काबिल इत्मीनान खबर है। लेकिन इस बीच हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जल्द 24 घंटे के हाल अहवाल आ जाए। जैसे ही आएंगे सबसे पहले हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोविड की हम बात को जरा रोक लेते हैं और सीधे रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ
हज़ारों की तादाद में पेड़ लगाने का जो मुहिम उनका है उसका दोबारा से आज रिव्यू भी ले रहे हैं और एहतमाम भी कर रहे हैं। क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है ज़रा वहाँ पर भी चलते हैं और साथ साथ जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हम टंगमर्ग की और गुलमर्ग की सयाहत की। और सयाहत के अंदर एक ऐसा काम वहां पर किया गया था जो काफी कदीम था, गोल्फ कोर्स। आज क्या कुछ सूरत हाल है, ग्राउंड रियलिटी आपको बताएंगे, दिखाएंगे, माहिरीन से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश। अभिनंदन हमारे माननीय आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और तालियों के साथ उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया आज के इस खूबसूरत मौके पर मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन विधिवत स्वागत भाषण प्रस्तुत करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। मिशन वृक्षारोपण 2000 के आज के शुभ अवसर पर उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी, चलिए, योगी आदित्यनाथ जब बोलना शुरू करेंगे तो वापस हम यूपी चलेंगे, आपको सुनाएंगे कि योगी किस तरीके की बात वहां पर रखेंगे। और पर्यावरण के हवाले से आज का दिन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बताया जा रहा है। अब जरा फटाफट से वापस जम्मू कश्मीर चलते हैं और बात जरा करते हैं शहर आफाक गुलमर्ग की। जब गुलमर्ग का नाम सामने आता है तो बर्फपोश पहाड़ियां, स्कीइंग का ख्याल सामने आता है और ऐसा लग रहा है कि शायद सिर्फ याम सर्दी यानी विंटर्स के अंदर ही गुलमर्ग के अंदर चकाचौंध हुआ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गुलमर्ग के अंदर समर्स के अंदर भी लोग जाते हैं और यही वजह है कि गंडोला राइड वहां पर रखा गया था। सबसे पहला गंडोला जम्मू कश्मीर के अंदर जो लगाया गया था वो वहीं पर लगाया गया था। हजारों की तादाद में लोग रियासत से, बैरूनी रियासत से और पूरी दुनिया से लोग गुलमर्ग की सयाहत के लिए आते हैं। लेकिन गुलमर्ग के अंदर जो एक अच्छी बात थी 1911 के अंदर वहां पर उस वक्त की हुकूमत ने 1911 के अंदर उस वक्त की हुकूमत ने गोल्फ कोर्स बनाया था और हुकूमतें आती गई, चलती गई और उस गोल्फ कोर्स का मेंटेन किया गया। लेकिन इन दिनों जब हम आज के दिन की बात करते हैं, मौजूदा सिस्टम की बात करते हैं, जब सयाहती असासे का तहफ़्फ़ुज़ करना एक वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि अब जो भी सयाह आएगा, एक तो तरफ से कोविड है, दूसरी तरफ से अगर कोई आया भी तो उसके सामने हम रखेंगे क्या तफरीह के लिए। तो ये चीज़ें जो थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1911 का वो गोल्फ कोर्स है जहां पर हजारों की तादाद में बहुत बड़े लोगों ने आके गोल्फ खेला। इसको बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी है इसको चलाने के लिए, लेकिन इन दिनों रोब ज़वाल हो रहा है क्योंकि हुकूमत की अदम तवज्जुही इस गोल्फ कोर्स को अपने दहाने पर पहुंचा चुकी है। यानी इस तबाही के दहाने पर पहुंचाने का अगर जिम्मेदार कोई है तो हुकूमती इदारे हैं, वो लोग हैं जिन्हें इसकी मेंटेनेंस दी गई थी। अब जब हम उन लोगों पर सवाल उठाते हैं तो वो लोग कहने कि जनाब हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से हुकूमत आती नहीं है, यानी ऊपर से फंड्स आते नहीं है, हम नीचे सर्फ करें क्या। ऊपर से आता नहीं है, जब उसको और आप मजीद वसअत के साथ देखेंगे तो मरकज की तरफ से तो जनाब फराख दिलाना इमदाद दी जाती है। ये फराख दिलाना इमदाद यहाँ नजर क्यों नहीं आ रही है, बड़ा सवाल है। नए गोल्फ कोर्सेज जिन्हें बनाया गया उन पर हुकूमत की नजरें जरूर होंगी, क्योंकि आधे शहर श्रीनगर के अंदर है, आधे हाई प्रोफाइल एरियाज के अंदर है, लेकिन गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स हुकूमत की नजरों से ओझल है। तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि हजारों और लाखों करोड़ रुपया जिस पर सरफ आज तक किया गया, किस तरीके से आज हुकूमत की नजरों से वो ओझल है। जी बिल्कुल, एक तारीखी गोल्फ कोर्स जो इन दिनों इंतजामिया की अदम तवज्जुही की वजह से खस्ताहाली का शिकार है। जाहिर सी बात है एक अपने आप में बड़ी विरासत है। जो एक 1911 से जम्मू कश्मीर की शान का हिस्सा रहने वाला ये गोल्फ कोर्स अब इंतज़ामिया की तरफ से जो आदमी दिलचस्पी का मुजाहरा किया गया, इसके नतीजे में जो वहाँ के मेंटेनेंस इंचार्ज हैं या देख रेख करने वाले हैं, जो निगरान हैं, उनकी शिकायतें रहीं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर ऊपर से उनको ऐसी इमदाद नहीं मिल रही जिसकी बुनियाद पर वो या फिर इसमें खूबसूरती लौटा सके या फिर इसको फिर से बहाल कर सके। तो इन तमाम चीज़ों के बीच इस गोल्फ कोर्स का जो हाल है गुज़श्ता कई सालों से इंतहाई तकलीफ देह है।
चलिए, अशफाक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे रिपोर्टर हैं वहां से जिन्होंने खबर को फाइल किया था। और खबर यह भी है कि साल 2018, साल 2019 और साल 2020 में कोई भी मेंटेनेंस का काम वहां पर नहीं किया गया। और सब लोग ये मान रहे हैं, जो मकामी आबादी है उनका ये मानना है कि जानबूझकर इस सयाहती मकाम को नक्शे से हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि मजीद इलाकों को प्रमोट किया जाए जहां पर सबसे ज्यादा काम करना और जहां पर सिर्फ चंद पैसे लगाकर इलाके को दोबारा से नक्शे पर रखा जा सकता है, वहां पर अदम तवज्जुही दिखाई जा रही है। इशफाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप खुद गए थे गुलमर्ग, आपने इस गोल्फ कोर्स को देखा जो तकरीबन 18 होल वाला गोल्फ कोर्स और बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स से माना जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग जो बैरूनी मुल्क है वो यहाँ पर गोल्फ खेलने आते थे, बड़े टूर्नामेंट्स भी हुए हैं। तो क्या वजह है कि हुकूमत की नजरों से इन दिनों यह ओझल है? हेलो जी जी गौर साहब, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 3 साल से लगातार इस गोल्फ कोर्स के लिए अगर टेंडरिंग की प्रोसेस जो है वो रुकी पड़ी है। तो कल हम अगर हमने इस इलाके का दौरा किया और वहां पर जो लोग हैं, वो मकामी जो वहां पर गोल्फ जो टीचर्स हैं, उनसे हमने बात की तो उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ की इंतजाम है, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इसको बादत और जो अदम तवज्जुही का और नजरअंदाज इस एरिया को किया है कि गुलमर्ग में 12 बाउल ऐसे हैं जिन पे गोल्फ खेला करते थे लोग। और ये बात भी है कि अगर साबका वजीर आला जो है उमर अब्दुल्ला साहब, वो खास इसमें दिलचस्पी रखते थे इस गोल्फ कोर्स में, लेकिन आज इन दिनों ये गोल्फ कोर्स जो है बिल्कुल वीरानी का मंजर जो है वो वहां पर दिखाई दे रहा है सर। तो और जी ये बताइएगा, आपके जिम्मेदारों से बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस तरीके से हमारे कल ही सीओ गुलमर्ग जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग जलम था, उससे हमारी बात हुई है। उनने कहा कि मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है और यहाँ पर जो है मैंने उनको ये भी पूछा था कि अगर आपने ज्वाइन किया तो क्या आज तक आपने, क्योंकि बिल्कुल काफी 500 फुट के करीब ही है उनका ऑफिस वहीं पर है, तो उन्होंने आज तक भी इस मशीनरी का जायजा नहीं लिया, क्योंकि लाखों की तादाद में वहां पर जो मशीनरी है उन पे लाखों रुपए आज तक खर्चे किए गए, वो भी आज जो है। अशफाक, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अल्ताफ साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप लगातार इस गोल्फ कोर्स को देखते आ रहे हैं, क्या कुछ मनाजिर आज आपके आंखों के सामने और कैसे इसकी मंजरकशी आप करेंगे? अल्ताफ साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी अल्ताफ साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चले, गुलाम मोहम्मद साहब भी हैं, सुपरवाइजर है, वो इस के जिम्मेदार भी हैं। गुलाम मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक ज़माना था जब इस गोल्फ कोर्स को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और आज इस गोल्फ कोर्स की सूरत हाल इतनी मस्क हो गई है कि पता नहीं लग रहा कि यह चरागा है या गोल्फ कोर्स है। जिम्मेदार किसको माने, मकामी सतह पर जो लोग वहां पर तैनात हैं या ऊपर जो बैठे लोग हैं जो रेड टेपिज्म का हमेशा शिकार रहते हैं? देखिए, पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस पे अपने न्यूज चैनल पे बुलाया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2018 तक गोल्फ कोर्स ठीक ठाक चल रहा था, टूर्नामेंट हो रहे थे और हर तरफ से वाहवाहियां मिल रही थी, ये आप सब जानते हैं जी। एक तरफा अगर आप एक तरफा सोचेंगे कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। 2018 तक हमारा गोल्फ कोर्स बड़ा जबरदस्त चल रहा था, टूर्नामेंट्स हो रहे थे और बहुत से लोग खेलने के लिए भी आते थे। अब मसला यह हुआ था 2019 में हमारा जो प्रोग्राम था, वर्क्स प्रोग्राम जो हर साल अप्रूव होता है, तो वो नहीं हो पाया 2018 में। तो 2018 में एक पैसा भी इस पे खर्च नहीं हुआ है, तो 2018 बिल्कुल मतलब खाली गया। तो उस वजह से उसमें मतलब वो जो टर्फ है जिस उस पे मेंटेनेंस का काम है वो सब मतलब खराब हो गया। और उसके बाद अगस्त में लॉकडाउन हो गया, तो उस वजह से बहुत सफर किया इस गोल्फ कोर्स ने। तो उसके बाद विंटर आ गया, विंटर के बाद 2019 आ गया, 2020 में क्या हुआ, 2020 में काम स्टार्ट करना था हम लोगों को, तो फिर से लॉकडाउन हो गया। बदकिस्मती ये है, बाकी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार तो मतलब अभी हम क्या कहेंगे, हालात ऐसे हो गए कि हमारा टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हो पाया, तो अभी तक उसी हालात से गुजर रहे हैं। अभी 5-10 दिन से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको मतलब दोबारा से बहाल करें। लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब, आप कह रहे हैं कि टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुआ। जनाब, लॉकडाउन था, सूरत हाल ऐसी थी श्रीनगर के अंदर,
मुगल गार्डन्स भी हैं, श्रीनगर के अंदर जनाब टूलिप गार्डन भी है जो नामसाइद हालात के दौरान भी तैयार रखा गया, लेकिन फिर कोविड की वजह से नहीं हुआ, यानी वहाँ पर लोग किसी न किसी तरीके से काम करते रहे। तो सिर्फ गुलमर्ग रूबज़वाल क्यों हुआ? जी मैं बता रहा हूँ इसमें कि हमें जब तक हमारा प्लान अप्रूव नहीं होता है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक पैसा खर्च करने का कोई गारंटी नहीं रहता है। एक ऑफिसर कैसे पैसा खर्च करेगा किसी चीज पे जब तक उसको ये गारंटी नहीं होगी कि इसके लिए पैसा आएगा। ये मसला है हमारे साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ये कहने के लिए कि जनाब अफसरशाही ने तबाही मचा दी गुलमर्ग के अंदर। पहले सरकारी जमीन का बंदरबांट अभी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, अब गोल्फ कोर्स का सूरत हाल आप देख सकते हैं। हमारे साथ अल्ताफ साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिया। अल्ताफ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ सर। जी अल्ताफ साहब, आपने इस गोल्फ कोर्स को देखा है, काफी नजदीकी से देखा है, कैसे आज आप कहेंगे, किन अल्फाज के साथ इस गोल्फ कोर्स को याद करेंगे और खराज अकीदत पेश करेंगे इसको, क्योंकि अब यह मरहूम होने जा रहा है? जी 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 हेलो जी हाँ सर हेलो। चलिए, कुछ तकनीकी वजूहात पर अल्ताफ से हमारी बात नहीं हो पा रही है। फिलहाल कुछ और भी साउंड बाइट्स हैं हमारे पास जो मकामी आबादी वहां की है, वो क्या कुछ कह रही है, जरा इसको भी जल्दी से सुन लीजिए, इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इस हसास मामले की ओर तवज्जो दे और जहां पर अरबों रुपया आज तक हमने सर्व किया है, हजारों रुपया लेकर इसकी शान को दुबाला किया जाए। मकामी आबादी क्या कुछ कह रही है, जरा फटाफट से इसको चलाइएगा। बदकिस्मती से ये कहें कि गोल्फ कोर्स पिछले चंद सालों से खराब हो चुकी है, खासकर पिछले अगस्त से। यहाँ की जो गवर्नमेंट है इस पे तवज्जो नहीं देती है बिल्कुल। हर जगह अगर देखें तो घास ही घास है, कहीं पे कोई गोल्फ कोर्स तो इसको कहने से आज शर्म आती है, क्योंकि वो जमाना देखा है जब गोल्फ कोर्स यहाँ पे कंपटीशन हुआ करते थे, साल में 5-6 कंपटीशन हुआ करते थे और वो भी इंटरनेशनल गोल्फ के। उसमें अंग्रेज भी आते थे, उसमें इंडियन लोग भी आते थे और यहाँ के मकामी खिलाड़ी भी थे। तो आज तो अल्लाह का फजल है, लेकिन हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कम इसकी तरफ तवज्जो दो। हुकूमत से इल्तिमास दरख्वास्त कि इसकी ओर तवज्जो दें ताकि इसके जरिए से बड़े लोगों का रोजगार चल रहा है वो रोजगार खत्म ना हो और हम अपने नक्शे पर कायम रह सके। एक बड़ा सवाल इस वक्त है। फिलहाल जरा बढ़ते हैं आगे और अब बात उस एक बड़ी खबर की भी करेंगे जो गुज़श्ता हफ्ते आपने सुनी थी। सईद अली गिलानी जो हुर्रियत लीडर है, उन्होंने इस्तीफ़ा अचानक दिया। उसके बाद काफ़ी चिमीगोइयाँ चली, काफ़ी बातें ऊपर नीचे आईं, लेकिन अब की बार जो खबर सामने आई है कुछ और इंकिशाफात हुए हैं और इंकिशाफात एक कौमी रोज़नामे ने किए हैं, दिल्ली से छपने वाले एक बहुत बड़े अखबार ने किए हैं और उन्होंने सरहद उस पार बैठे कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ की बिना पर इस खबर को शाया किया है। अब खबर के अंदर की कहानी जो है वो ये है कि जनाब सईद अली गिलानी का इस्तीफ़ा दरअसल जो है वो तंजीमी मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे माली बेज़ाब्तिगियाँ हैं। अब जब माली बेज़ाब्तिगियों की बात अखबार ने कही है और अपने ज़राअत से उसने तहरीर किया है, तो उन्होंने सरहद पार बैठे पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बैठे सईद अली गिलानी के लोगों से राब्ता किया है, बात की है, तो मालूम पड़ा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर जब वो सदर हुआ करते थे पाकिस्तान के, जम्मू कश्मीर के तलबा के लिए खुसूसी स्कीम का अहतमाम किया था जिसमें वो तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान आ सकते थे और बाज़ाब्ता तौर पर उसको रोल ऑन किया गया था। और उस स्कीम के तहत चाहे वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के दोनों शोबों के अंदर जो थी वो तालीम हासिल कर सकते थे और उनमें कुछ सीटें 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी और वो जो सीटें थी वो अलॉट की गई थी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। अब ये मामला कोई नया नहीं है, कुछ दोस्त अभी हमारे साथ जब जो सुन रहे होंगे वो कहेंगे ये तो पुरानी कहानी है, नया क्या है इसमें? नया जनाब इसमें ये है कि सईद अली गिलानी ने खुद को उस अमल से अलहदा किया था उस वक्त जब ये शिकायतें आई थी कि जिन लोगों के लिए वो सीटें मखसस रखी गई थी उनसे भारी रकूमात लिए गए और वो पैसा फिर किस तरीके से खुर्द बर्द हुआ है
उस पर ऐतराज था सईद अली गिलानी का। और जब सरहद पार की कहानी आप पढ़ेंगे और इस अखबार के डिटेल को पढ़ेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जो बात कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA कह रही है कि देखिए हवाला का ट्रांजैक्शन जो है वो एक तरीके से नहीं होता है कि कहीं दूसरे देश से आपने पैसा लाकर अकाउंट में डाल दिया। यह भी होता है कि आप नौकरियां नहीं तो नौकरियों के लिए रास्ता खोल दिया, यानी आप डॉक्टर इंजीनियर बनाएं, उनसे बड़े रकम पैसा ले और उस पैसा को आप फिर यूटिलाइज करें, मोबिलाइज करें अपनी तहरीक को। तो ये कौमी तहकीकाती एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है। और फिर जो दूसरी बात सामने आई थी वो ये भी आ रही थी कि कुछ लोग पावर कॉरिडोर के साथ खेल रहे हैं। जिन लोगों ने सईद अली गिलानी साहब की चिट्ठी को पढ़ा होगा बगौर, उस चिट्ठी के अंदर भी इसका जिक्र है कि पावर कॉरिडोर के साथ खेला जा रहा था। तो फिर तहकीक के बाद ये चीजें सामने आ रही कि पावर कॉरिडोर किस पावर कॉरिडोर के साथ खेला जा रहा है। तो मालूम हुआ कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के पावर कॉरिडोर के अंदर भी बहुत से लोग राब्ते में हैं और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत से लोग जो है वो पावर कॉरिडोर के अंदर खेल रहे हैं, जिसकी वजह से सईद अली गिलानी काफी मायूस थे और उन्होंने इस पर ऐतराज किया था। जब वो मामला बना नहीं तो उन्होंने खुद को अलहदा इससे कर दिया। फिर एक और चीज जो इसी अखबार के अंदर लिखी गई है, जिस शख्स को सईद अली गिलानी ने अपना जानशीन वहां मुकर्रर किया है वो SAR गिलानी, जो प्रोफेसर SAR गिलानी जो पार्लियामेंट हमले में मुलविस थे, उनके बरादर है। तो उनके बारे में माना जा रहा है कि जनाब उनकी ज़्यादा से एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है, अलहदगी पसंद खीमे में नहीं है, फिर भी उन्हें रखा गया है। तो ये मामला भी कहीं ना कहीं सरहद पार लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो वो बड़े वोकल थे। 5 अगस्त के बाद दरअसल कहानी यहाँ पर है। 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर काफी सवाल उठाए। न सिर्फ सईद अली गिलानी ने उठाया ये सवाल, बल्कि सईद सलाहुद्दीन ने भी सवाल उठाए, जिसके बाद एक खबर यह भी आई कि सईद सलाहुद्दीन पर हमला भी हुआ। ताहम उसकी तस्दीक तरदीद बाद में नहीं हुई, लेकिन कहानी और खबर जो है वो चलती रही। तो इस बीच ये खबर है कि एस्टैब्लिशमेंट से काफी नाराज थे वहां पर लोग, और उसका नतीजा आज ये हुआ कि सईद अली गिलानी ने पिछले दिनों इस्तीफा दिया। अब ये इस्तीफे की कहानी यहां पर हम छोड़ देते हैं, जब और कोई बात इसमें आएगी तो जरूर हम आपको बताएंगे। लेकिन जो कौमी तहकीकाती एजेंसी बता रही थी उसकी कहीं ना कहीं तस्दीक यहाँ इन खबरों से और इन बातों से जो वो हो रही है, जो सईद अली गिलानी उनके हम मनसब जो है वहाँ पाकिस्तान के अंदर गुलाम मुस्तफ़ा सैफ़ी और आज जिनको उन्होंने रखा है, उन सब से एक कौमी अखबार ने अंग्रेज़ी अखबार ने बातचीत की है। तो वो थोड़ा सा खुलासा हमने अपने नाजरीन के लिए रख दिया। तफसील के साथ उस कौमी अखबार को आप पढ़िए तो बड़ी चीज़ें आपको और भी पता लग जाएगी। जी बिल्कुल। तो हुर्रियत के हवाले से आपने बड़ी तफसीलात से लोगों को समझाया कि क्या कुछ सूरत हाल है। और अब ऐसे में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, नहीं मालूम कि जवाब कौन देगा, लेकिन सवाल ये है कि हुर्रियत की आवाज़, हुर्रियत का मकसद, जिसमें सबसे बुलंद आवाज़ जो सैयद गिलानी थे, उन्होंने अपनी आवाज़ बंद कर ली, खुद को अलहदा कर लिया। तो फिर इसका मतलब है कि मकसद भी अब फेल हो चुका है और हुर्रियत की बका को लेकर के एक बड़ा सवाल है कि अब कौन है जो सैयद गिलानी के जानशी के तौर पर उस अंदाज में इस तंजीम को आगे तक बढ़ा के। ठीक है, ये सवाल तो अपनी जगह, लेकिन राम माधव ने पिछले दिनों बड़े सवाल उठाए थे और अब ये खबर आ रही है कि राम माधव जो है वो लद्दाख पहुंच रहे हैं और आज उनका लद्दाख का दौरा है। इस तरीके से जरा से हमारे पास खबर है। मेरे साथ हमारे साथी GM नूरी ज्वाइन करेंगे तफसीलात के साथ कि क्या कुछ एग्जैक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब सिर्फ 3 दिन पहले उन्होंने स्टेटहुड के बारे में तफसीली बयान दिया था। राम माधव, जिसे जम्मू कश्मीर के एतबार से पॉइंट मैन माना जाता है और जिन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी का इत्तेहाद करवाया था सरकार बनाने के हवाले से, उसके बाद काफी ज्यादा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन वो संभालते रहे मामलात को। और जब 4 अगस्त का डिसीजन था, उससे पहले भी उन्होंने ग्राउंड तैयारियां की, वहां पर काडर को मोबिलाइज किया और उन्हें लगभग इस बात का इशारा दिया था कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। लेकिन अब यह माना जा रहा है कोविड-19 के बाद, यानी कोविड-19 आने से पहले राम माधव गए थे वहां, उसके बाद नहीं गए, और अब माना जा रहा है कि आज उनका दौरा जो है वो लद्दाख का होगा। यह कितने बजे होगा, कैसे होगा, इस पर हम तफसील के साथ GM नूरी के पास चलेंगे, वो हमें डिटेल बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है और क्या प्रोग्राम है। क्योंकि लद्दाख के अंदर जाने का मतलब सीधे से आज ये है कि एक बड़ा मैसेज पहुंचाना है,
काडर को भी एक बड़ा मैसेज देना है, बीजेपी की तरफ से भी वहां के लोगों को, कि देखिए पूरा देश आपके साथ है। और जो कैंपेन, स्पीक अप कैंपेन कांग्रेस की तरफ से शुरू किया गया था, शायद उसका भी आज जिक्र राम माधव कर सकते हैं। हमारे साथ जीएम नूरी लद्दाख से ज्वाइन कर चुके हैं। नूरी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से ये बताइएगा, दिल्ली में खबर ये आ रही है कि राम माधव का दौरा है आज लद्दाख का, क्या जमीनी सूरत हाल पर इसकी तस्दीक हो पाई है? बीजेपी हेडक्वार्टर ने इसकी तस्दीक कर दी लद्दाख के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल सही है। राम माधव इस वक्त लद्दाख पहुंचे हैं और अभी होटल जेन में रुकेंगे। और उनके साथ ही जैसे वो लेह पहुंचे, कल आज रात को ही यहाँ से बीजेपी काडर के जो कारगिल यूनिट से लोग हैं वो भी लेह रवाना हो गए हैं। और एक अहम जो मीटिंग लेह में शायद होने जा रहा है बीजेपी की ओर से। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अभी कोविड-19 जो है लद्दाख में काफी कंट्रोल में होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर लद्दाख के अंदर कोविड-19 जो पैंडेमिक पे कंट्रोल होता है तो फौरन बाद जो है लेह में जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह जो है उसका इलेक्शन होना तय पाएगा। तो ऐसे में ये जो राम माधव का लेह आना जो है ये इस और भी एक संकेत है कि, क्योंकि आपको मालूम है कि लद्दाख में जो इस वक्त अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बचा हुआ है, कोई आवाज बची है तो हिल काउंसिल की, और हिल काउंसिल का इलेक्शन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो हिल काउंसिल के इलेक्शन की तैयारियां भी इसके बाद होने जा रही है। और उसके अलावा पूरे लद्दाख क्षेत्र में, चाहे ज़ंस्कार हो, करगिल हो, नुब्रा हो या फिर लेह हो, इन चारों जो हिस्से जो लद्दाख के क्षेत्र हैं, इन सब में पार्टी के काडर को मजबूत करना ये भी उनका एक स्थिति हो सकता है। ये बताइएगा, चूंकि राम माधव का दौरा काफी इंपॉर्टेंट हर तरह से होता है, लेकिन इस बार हमने देखा था कि बीजेपी काडर के अंदर भी काफी ज्यादा रस्साकशी थी, और उस रस्साकशी के बीच आज का दौरा कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सर, इसमें एक बात ये बहुत देखने वाली है कि इसमें कारगिल यूनिट के जो लोग शामिल हो रहे हैं, उसमें पहले ये था कि पहले तो बीजेपी पार्टी जो कारगिल के अंदर थी वो बहुत कमजोर था और बहुत कुछ ही लोग उनके साथ जुड़ा था। लेकिन 370 हट जाने के बाद जो है पूरा पीडीपी का काडर जो है वो पूरा पार्टी समेत उसमें शामिल हुआ था। अब इसमें देखना यह है कि जो बाद में बीजेपी में शामिल हुए हैं कारगिल से और लेह से भी बहुत सारे जो पीडीपी के थे वो सब बीजेपी में शामिल हुए थे, उन लोगों का अगर इसमें हिस्सा किस तरह से वो करते हैं, वहां पे अगर हिस्सा लेते हैं, तो ये सब देखने वाली चीज होगी। क्योंकि इस वक्त पार्टी के विदिन लेह और पार्टी के विदिन कारगिल के अंदर भी थोड़ा सा जो है गुट सा बना हुआ है। इन सबको यूनाइट करके एक जो मजबूत करना, ये इस दौरे का जो है एक नीति हो सकता है। बहुत शुक्रिया नूरी, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नजर बनाइए रखिए कि क्या कुछ वहां पर राम माधव कहेंगे। कह रहे हैं कि राम माधव वहां पहुंच चुके हैं और मीटिंग का सिलसिला थोड़ी देर में वहां शुरू हो जाएगा। अब चूंकि प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव है हमारे पास, तो चलते चलते जरा एक दो खबरें आपको बता ही दें। एक मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और फैसला लिया है, और फैसला इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस जो फोर फ्रंट पर लड़ रही है मिलिटेंसी के खिलाफ, उनकी हौसला अफजाई के लिए लिया गया है। इस तरीके की इतलात मौसूल हो रही हैं, और मरकजी वजारत दाखिला यानी मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स ने बड़ा डिसीजन लेते हुए 25 नए पोस्ट कर दिए हैं क्रिएट जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर, और ये सारे प्रमोशन पोस्ट होंगे आईपीएस काडर के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर। इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है। इन 25 में से 2 पोस्ट डीजीपीज के होंगे, 2 पोस्ट एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के होंगे, 5 आईजीपीज होंगे, 14 डीआईजीज होंगे, 4 एसएसपी होंगे, और बहुत जल्द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी इस पूरे मामले पर फाइनल कॉल लेकर यानी हतमी लिस्ट बनाकर मरकजी वजारत दाखिला को जो है वो भेज देगी। एक होता है रूटीन में जो आपको काम होगा, प्रमोशन होगी, वो तो चलती रहेंगी। ये खुसूसी तौर पर 25 नए पोस्ट जो है वो क्रिएट किए गए हैं। इस तरीके की इतला जो है वो मरकजी वजारत दाखिला के जरा से हमारे पास आ रही है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का मैंने आपको बता दिया कि उनको कह दिया गया है कि वो मीटिंग करें। हमारे जो जराया हमें बता रहे हैं कि 2 पोस्ट जो डीजीज के लिए क्रिएट किए गए हैं, उनमें 2 बड़े सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो एडिशनल डीजी रैंक के अभी हैं, उन्हें डीजी बनाया जाएगा। उनमें ललित इंदु मोहंती उनका नाम सामने आ रहा है जो फिलवक्त सेंट्रल डेप्यूटेशन में है बीएसएफ के अंदर, और डॉक्टर बी श्रीनिवासन जो इस वक्त कमांडर
जनरल है होमगार्ड, सिविल डिफेंस, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें डीजीपी बनाने के लिए जो है राह हमवार हो रही है, क्योंकि ये दोनों जो है 1989 और 90 कार्डर बैच के हैं, इसलिए इनकी प्रमोशन जो है वो तय मानी जा रही है। इसके साथ साथ 4 आईपीएस अफसरों को डीजीपी के रैंक पर लाया जा सकता है, जिनमें नवीन अग्रवाल साहब 1986 बैच के हैं, दिलबाग सिंह जिन्हें कंफर्म डीजीपी किया जा सकता है, वीके सिंह साहब, एसएम साई साहब कंफर्म डीजी के, तो ये सारे 1987 बैच के हैं, तो इनकी भी प्रमोशन जो है वो तय मानी जा रही है। प्रेजेंटली इस वक्त डीजीपी जो है वो दिलबाग सिंह साहब है, वीके सिंह साहब डीजी प्रिजन है, और अग्रवाल और साहिब साहब जो है वो सेंट्रल डेप्यूटेशन पर है, और माना जा रहा है कि इनकी सेंट्रल डेप्यूटेशन भी खत्म होकर इन्हें जम्मू कश्मीर भेजा जा सकता है, इस तरीके की बात जो है वो आ रही है। इसके साथ साथ जो मजीद मैंने पहले ही कहा था कि कुछ नए एसएसपी, 4 एसएसपीज भी होंगे और 14 डीआईजीज भी होंगे, तो उनके नाम भी हतमी तौर पर अगर नहीं है जरा से वो जो है वो सामने आ रहे हैं। तो मरकज का एक और बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस को मुस्तहकम करने के लिए। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों पर भी रुकूमात फराहम कर दी गई हैं। मरकजी वजारत की तरफ से, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से 574 करोड़ रुपीस जो है वो नेशनल हाईवे वर्क के लिए दे दिया गया है, और मरकजी हुकूमत ने एनुअल प्लान में इस पूरे मामले को रख दिया है, और फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी साल 2020-21 के सालाना बजट के तहत यह पैसा जो है वो दिया जाएगा। इसमें एक फ्लाईओवर बनना है जो 3 किलोमीटर का होगा श्रीनगर के अंदर नेशनल हाईवे बेमना के पास, और दूसरा सनत नगर नौगाम रास्ते को ठीक करने के लिए पैसा जो है वो फराहम कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो और रास्ते हैं उनको भी बेहतर करने के हवाले से पैसे और हुकूमत जो है वो वागुजार किए गए हैं, ताकि नेशनल हाईवे को बड़े पैमाने पर काबिल आमदरफ्त जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया जा सके। जी रहमत जी, देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस अपडेट को लेकर के। जैसे जैसे ही तादाद में इजाफा हो रहा है वैसे अपडेटिंग की टाइमिंग बढ़ती जा रही है। हमने आपको बताया हुआ शुरू से, हम जब सलाम जेके में आपको सबसे पहले 8:45 में अपडेट करते थे 24 घंटे का हाल हवाल, फिर 9 बजे, फिर 9:15, फिर 9:30 और अब 10 बजे। इस वक्त हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो अपडेट दी गई 24 घंटे की, वो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 24 घंटे के हाल हवाल को लेकर के। 24 घंटे में हिंदुस्तान में 24,885 नए केस आए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है, और मरने वालों की भी तादाद सबसे बड़ी है 613। 24 घंटे में हिंदुस्तान में 613 मरीजों की मौत हुई है कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में, तो ये तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर बात करें ओवरऑल पॉजिटिव केसेस जो अब तक की रिपोर्ट में हिंदुस्तान में, वो 6,73,165 के पार जा चुकी है तादाद, और इसमें एक्टिव केसेस अभी भी 2,44,814 है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 4,09,083 ऐसे मरीज थे जो अब मरीज नहीं रहे, बल्कि वो सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। और इस तरह से कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में मरने वालों की तादाद 19,268 हो गई है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आज की, और सबसे बड़ी तादाद की 24 घंटे में हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस के 613 मरीजों की मौत हुई है, और 24,850 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। ये तादाद अब करीब 7 लाख के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एक दिन में 24,850 मरीजों का आना इस बात की गम्माज है कि कोविड-19 सख्ती के साथ अपने पैर बसा चुका है, और अगर एहतियात नहीं बरता गया तो जो डेथ रेट है वो बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं पिछले दिनों के फिगर्स को जब आप देखेंगे तो डेथ आपको 150, 100, 150 के आसपास नजर आई, फिर 200 तक भी वो चली गई कुछ हफ्ते के दौरान, लेकिन आज 613 डेथ इस बात के लिए हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए। बिजनेस करना है, लेकिन ये बिजनेस तभी डेवलप हो सकता है, तभी चल सकता है जब हम सेहतयाब होंगे। और ये मास्क बेहतर है उस मास्क से जो अस्पताल के अंदर लगता है। यानी ये मास्क आप लगाइए, आप रूबत सेहत है, आप ठीक होंगे, लेकिन जब अस्पताल का मास्क आप पर चढ़ेगा, यानी आप पर ऑक्सीजन लगेगा, तो तब बहुत ज्यादा परेशानी आपको भी है, आपके अजीजों को भी है। इसलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरा एहतमाम कीजिएगा, और आसपास के लोगों को भी इसकी तरगीब दे दीजिएगा, क्योंकि कोविड-19
अभी भी हमारे मुआशरे के अंदर है। इस उम्मीद के साथ कि हम सब रूबसेहत रहेंगे, कल सुबह 8:30